हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बायो में डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक चल रहा था, बस उसी को कंटिन्यू करना है। और आज आपकी लास्ट क्लास है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें हम बिल्कुल एंड देखने वाले हैं। जो रिमेनिंग सेक्शन रह गया था वो हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ में आज आपको इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया है बट उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इतना पढ़ने के बाद किस किस लेवल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम कैसे ऑप्शंस को देख के आंसर निकाल सकते हैं, इन सब चीजों पर आज मैं बात करूंगी। तो चलिए बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो लीवर के बारे में हमें जानना था। लीवर से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला इसका फैक्ट तो यही है कि जो लीवर है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है? तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। लेकिन कौन सी है? एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है? बहिर्स्रावी है या अंतःस्रावी है? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। लीवर कहाँ होता है? शरीर के अंदर ही होता है ना, इसलिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब इसका वेट कितना होता है? तो लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वेट होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। ये पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है या तेज कर देता है। अब लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बाइल जूस के बारे में पूरी कहानी बताई थी। मैंने आपको बाइल जूस के बारे में बताया था कि ये निकलता कहाँ से है या बनता कहाँ है। तो ये लीवर में बनता है, और इसके अलावा ये स्टोर जाकर कहाँ हो जाता है? तो ये संग्रहित हो जाता है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में। और ये काम यानी वर्क कहाँ पर कर रहा है? तो ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है। मैंने आपको ऐसा बताया था बाइल जूस के बारे में, तो बस वही ये लाइन लिखी हुई है। यकृत प्रोटीन के उपापचय यानी जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें, और इसके अलावा सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट करता है। और प्रोटीन के विघटन यानी उसके छोटे छोटे भाग में उसको तोड़ना, उसके पार्ट्स करना, उसके फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और ये मेनली होता पता है किसके द्वारा है? बिलिवर्डिन के द्वारा है, जो कि कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो प्रोटीन की ज्यादा क्वांटिटी जो होती है उसे जल्दी से किसमें ये कन्वर्ट कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में कर देता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, ये हमें बॉडी में एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? सो ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। और जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे बॉडी की क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। बॉडी की क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स हमको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। मान लीजिए अगर हमारे फूड में फैट की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो लीवर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के ही कुछ पार्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है? फैट में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे बॉडी में हर चीज होना बहुत जरूरी है, हर चीज मिलना चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो प्रोटीन हो या फिर विटामिन हो या फिर इसके अलावा फैट हो। सारी ही चीजें इसमें क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा पाना भी और किसी भी चीज की कमी होना, दोनों ही चीजें हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। क्लियर? दोनों ही चीजें हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें। लीवर में थोड़ी मात्रा में पता है आयरन भी होता है, तांबा यानी कॉपर भी होता है, और विटामिन को भी ये स्टोर करके रखता है। आयरन का बेस्ट सोर्स क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आया है और दो तरीके से पूछा है। अगर पूछेंगे कि क्या खाने से हमें बॉडी में आयरन मिलेगा, क्या खाने से हमें बॉडी में आयरन मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे? पालक। और अगर ऑप्शन में पालक नहीं होगा ना, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, हरी सब्जियां आपको फिर ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद कि शरीर के ताप को बनाए रखने में भी ये क्या करता है? मदद करता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी ये क्या करता है? बैलेंस करके रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये तो बॉडी में डाइजेशन में आ गई ताप की बात। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कई बार चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बॉडी का टेम्परेचर कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है?
तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे सीजन के अकॉर्डिंग, या आप किसी ऐसी रूम में है ऐसे रूम में है जहां पर एसी है, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा, ठंडा। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे, नॉर्मल एटमॉस्फेयर होगा, तो बॉडी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। या आप उसके बाद ऐसी किसी जगह पे चले गए जहां बहुत गर्मी है, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, गर्म। तो ये बॉडी का टेम्परेचर कभी हाई कभी लो, इसके पीछे कारण क्या होता है, तो हमारी ब्रेन का एक सेक्शन होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हमारा जो ब्रेन है, और ब्रेन में भी कौन सा ब्रेन है, हमारा जो फोर ब्रेन होता है ना, ताप की बात चल रही है तो ध्यान रखना, फोर ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये भी क्या कंट्रोल करता है, तो ये भी कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, शरीर के तापमान को ये भी क्या करेगा भाई, नियंत्रित करेगा। दैट्स इट। तो ये हमने इसके बारे में जाना है। आपको एक चीज और पता है कि हमारे भोजन में जहर देकर अगर कोई हमें मारने की कोशिश करे, तो उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण की जांच के लिए यकृत जो है वो महत्वपूर्ण सुराग होता है। यानी कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है, तो शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि उसे जहर दिया है या नहीं दिया है, या कौन सा जहर दिया है। तो ये शरीर का कौन सा हिस्सा होगा, लीवर यानी यकृत। लीवर के सेल से मिलकर बना होता है, हेपेटिक सेल से मिलकर बना होता है। मैं आपको बता दूं, लीवर हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन होता है जहां पर सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होते हैं। आपको पता है लीवर डोनेट भी किया जाता है, क्योंकि ये डोनेट करने के बाद व्यक्ति जीवित रह सकता है, जिंदा रह सकता है, क्योंकि यहाँ सेल्स कैसी हो रही है, जल्दी जल्दी बनती है, तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है। तो हाँ, लीवर का कुछ हिस्सा जो है वो डोनेट कर सकते हैं, वो किसी को अगर जरूरत है तो दिया जा सकता है ना। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये सुनकर, अभी तक किडनी सुन रहे थे, लेकिन लीवर भी ऐसा होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्योंकि अगर ये हमारे शरीर में जैसे कहीं चोट वोट लग गई हो तो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर लीवर में कोई चोट लगी है या लीवर डैमेज हो गया तो उसको रिकवर होने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना दूसरे अंगों को लगेगा। सो ये हो गई लीवर की कहानी। नेक्स्ट आते हैं अब हम, और क्या रह गया था, तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिका जिसे हम कहते हैं। कभी भी आप जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे ना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, आपको ये ना लगे कि कुछ पढ़ा कुछ छोड़ दिया, इसलिए सब पढ़ा हमने, कुछ नहीं छोड़ा। तो ये अग्नाशय का ही बेसिकली एक पार्ट होता है, उसी का एक भाग होता है, जिसकी खोज लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और इन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिया था। ये कौन थे, तो ये एक मेडिकल साइंटिस्ट थे जिसे हम चिकित्सा शास्त्री भी कहते हैं। तीन तरीके की कोशिकाएं होती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक होती है बीटा सेल, एक होती है अल्फा सेल, और एक होती है क्या, गामा सेल। अल्फा, बीटा और गामा सेल ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये अग्नाशय का ही एक पार्ट होता है, मेनली अग्नाशय में पाई जाती हैं। अल्फा, बीटा, गामा देखो कुछ इस तरीके की ये होती हैं। मैं आपको इनकी मेन लोकेशन बता दी हूँ। जैसे ये कुछ ऐसा है, जैसे फूल नहीं होता, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, कुछ फूल की तरह ये रहता है ना। चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो बीटा हो, चाहे वो गामा हो। अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि जैसे ये अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है, ये ऐसे पहचान होती है। और तीनों के ना अलग अलग काम होते हैं। जैसे बीटा सेल से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे अल्फा सेल होती है, ऐसे ही बीटा होती है, ऐसे ही गामा होती है। ये देखो यहाँ पर बनी हुई है ना, ये कुछ इस तरीके से होती है। अब इनका काम क्या होता है, तो जो ये बीटा सेल होती है, बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकॉन, और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या होता है, निकलता है। फिर से सुनना, तीनों से क्या क्या निकल रहा है, तो बीटा सेल से क्या निकल रहा है, इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है ना, और अल्फा सेल से ग्लूकॉन निकल रहा है, और गामा सेल से क्या निकल रहा है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकल रहा है। ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। तीनों कहाँ से निकलती हैं, तो ये पेनक्रियास से निकलती है, इसे हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। अब इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ये इंसुलिन है क्या। इंसुलिन जो है ये अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका बीटा कोशिका, बीटा का ध्यान रखना है, इसमें ठीक से टाइप नहीं हुआ है, तो ये बीटा कुछ ऐसे है, बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिंग ने ही की थी, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम भी पड़ा है।
तो इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा के इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की प्रक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित यानी कंट्रोल। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह नामक रोग भी होता है, यानी कम प्रयोग से क्या होता है, मधुमेह नामक रोग होता है। और रुधिर में यदि हमारे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो भी क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि नहीं मैडम ऐसा तो नहीं होता है, हम तो कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो मीठा नहीं खाते हैं बट फिर भी उनको क्या होता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है। उसके पीछे कारण होता है। आपको कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट या मैं शुगर की बात करूं तो ये पूरा मीठा ही नहीं होता है। आप पहले तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं मीठा खाता ही नहीं हूं, तो नॉर्मल खाने में भी थोड़ा सा मीठा होता है। अब वो शक्कर और गुड़ की तरह नहीं होता है। कैसे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट तीन तरीके के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अगर आप दूध भी पी रहे हैं तो वो भी मीठे के फॉर्म में काउंट होगा, क्योंकि वो एक कार्बोहाइड्रेट है। आप रोटी खा रहे हैं तो वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, समझ रहे हैं। आप चावल खा रहे हैं तो वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। आप स्टार्च से बनी हुई कोई भी चीज खा लो, आप फ्रूट्स खा लो, आप शहद ले लो, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही कहलाते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हो, आप सोचते हो कि ड्राई फ्रूट्स खाने से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलेगी, बहुत कुछ होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन ड्राई फ्रूट जरूरत से ज्यादा खाओगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके बॉडी में फैट भी लेके आएगा। फिर आप कहेंगे कि ड्राई फ्रूट से फैट कैसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप अधिक मात्रा में उसका सेवन करेंगे ना, जितना खाना चाहिए तो उतना ना खाकर आप मुट्ठी भर भर के कोई चीज खा रहे हो तो वो आपके बॉडी में फैट भी ला सकता है। ये चीजें बिल्कुल होती हैं। बट हाँ, इसमें एक चीज मैं और मेंशन करूंगी कि सबकी बॉडी ना अलग अलग रिएक्ट करती है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग कितना ही खा ले मोटा नहीं हो पाते, और कुछ लोग बहुत कम खाने के बाद भी मोटा होते हैं, क्योंकि उनकी शरीर ही ऐसी होती है, वो उसमें ढल चुकी होती है। तो ऐसा ही शुगर का ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल मीठा नहीं खाता है तो नॉर्मल खाने में भी थोड़ी बहुत शुगर मिलेगी ही मिलेगी। किसके फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये मिलती है। क्लियर। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले माउथ में होता है, 30% डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। आपको पता है इवन आप जो कैप्सूल खाते हो, कैप्सूल कवर भी किसके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट या मैं कहूँ स्टार्च के बने होते हैं। तभी तो वो प्लास्टिक जैसे दिखते हैं। अब सोचो प्लास्टिक खाओगे वो घुल जाएगा क्या, लेकिन नहीं, वो स्टार्च होता है इसलिए वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो बस ये समझ लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम होती है इसके पीछे कारण केवल ऐसा नहीं है कि आप बहुत मीठा ही खाओ, गुलाब जामुन खाओ, शक्कर खाओ, गुड़ खाओ, बहुत चाय पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल चीजों में भी कहीं ना कहीं मीठे का सेवन करते ही हैं। चलिए, सो दैट्स इट आज के लिए। और जितना था सब मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपका डाइजेशन वाला सेक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया हो, जैसे सेल का हुआ था। कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ भी सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑर्गन मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में ही संपन्न हो जाता है। मतलब पूरा जो डाइजेशन है उसका अधिकतर पार्ट जो है वो कहाँ पर जाकर ओवर होता है, तो माउथ में तो नहीं होता है। ऑप्शन देखो, माउथ में ऐसे डायरेक्ट नहीं बता के सीधे ऑप्शन पे आओ। पैनक्रियास में होता है क्या, मैंने कहीं आपको बताया था कि पैनक्रियास में होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। क्योंकि पैनक्रियास से तो पैनक्रियाटिक जूस निकल रहे थे, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो ये तो आंसर नहीं होगा, मैंने ऐसा कहीं पर भी इसमें नहीं पढ़ाया था। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है कि नहीं, ये तो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा था सबसे लास्ट में। इसके तीन सेक्शन मैंने आपको बताए थे, सीकम, कूलन और रेक्टम। सीकम ने टी जंक्शन का काम किया था, छोटी हाथ को बड़ी हाथ से जोड़ दिया था। कूलन ने वाटर का एब्जॉर्प्शन किया था, और रेक्टम के थ्रू तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर ही निकल गया था, है ना। तो छोटी हाथ और अमाशय होगा क्या, तो अमाशय में तो HCl, म्यूसिन लेयर, गैस्ट्रिक जूस ने हेल्प करी थी, लेकिन फाइनल डाइजेशन या डाइजेशन का ज्यादा सेक्शन यहाँ ओवर नहीं हुआ था।
वो कहाँ पर हुआ था? हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इन्होंने हमारी अलग अलग तरीके से हेल्प की थी और बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ से निकले थे, वो हमने जाने थे। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में ही संपन्न हो जाता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में ही डाइजेशन कैसा होता है? कंप्लीट होता है। डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बीइंग्स इन द ओरल ह्यूमन। मनुष्य के मुख, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, चलो कोई नहीं, इसमें देखते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट्स का, या नन ऑफ दी अबव। तो मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो हमारी जो बक्कल कैविटी होती है, या मैं कहूँ मुख गुहा होता है, उसमें सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है? तो हमारे माउथ में डाइजेशन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। लगभग 30% डाइजेशन किसका हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का, और ये हमारे माउथ में ही हो जाता है। क्लियर? ये हमारे माउथ में ही इसका डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसका डाइजेशन तो यहाँ हो रहा है, फिर प्रोटीन का कहाँ पर होता है? तो इसका सबसे पहले डाइजेशन स्टमक में होता है, ये ध्यान रखना। इसका अमाशय में होता है ना, अमाशय में होता है, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा पेप्सिन करेगा। फैट का भी कहाँ होता है? अगेन सेम, स्टमक में ही होता है ना। इसका भी सेम कहाँ होता है? स्टमक में ही होता है। लाइपेज के थ्रू होता है और उसका पेप्सिन के थ्रू होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? जो हमारे माउथ में सलाइवा निकलता है, वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर या फैट? तो आंसर क्या होगा कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। मैंने आपको बताया था कि जो सलाइवा होती है उससे कई तरीके के क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं, है ना। और मैंने आपको कौन कौन से एंजाइम्स के बारे में बताया था? तो 2 मेन एंजाइम्स बताए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से थे वो दोनों एंजाइम्स? तो एक तो था पेप्सिन, सॉरी, एक तो था टाइलिन, है ना, और एक क्या था? एमाइलेज। एक क्या था? एमाइलेज। ऐसे ध्यान रखना है आपको कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछा है, आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है, पहले तो ऑप्शंस देखो, सारे ऑप्शंस हटाने की कोशिश करो अगर सही आंसर नहीं पता है तो, और फिर वहां से आंसर निकालो। मतलब ऑप्शन में से भी हमें 4 चीजें ढूंढनी है, तब जाके हमारा सही आंसर निकलेगा। तो आंसर क्या होगा? स्टार्च। और सलाइवा से 2 एंजाइम्स निकलते हैं, एक टाइलिन निकलता है और एक एमाइलेज निकलता है। ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है और ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 आइएगा, एंजाइम इज। एंजाइम है, एंजाइम्स क्या होते हैं? फैट होते हैं, तो आरएनए होंगे, प्रोटीन होंगे, या नन ऑफ द अबव? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो मूलतः कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या होता है? तो वो होता है, क्या होता है? क्या खाना चाहिए कि आपको बॉडी में सबसे ज्यादा क्या मिले? प्रोटीन मिले। देखो 3 चीजें मैं आपको बताती हूँ। प्रोटीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में, क्या खाओगे कि प्रोटीन मिलेगा? सोयाबीन, है ना। सेकंड नंबर पे क्या होता है? मशरूम होता है ना। और थर्ड नंबर पे क्या होती है? पल्सेस होती हैं, यानी कि दालें। इन 3 चीजों का सेवन करने से हमें क्या मिलता है? अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जिनमें सबसे टॉप पर क्या होगा? सोयाबीन होगा। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन होते हैं। The source of the enzyme lipase is, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, किडनी है, पेनक्रियाज है, लीवर है, या फिर हार्ट है? देखिए यहाँ पर स्टमक नहीं लिखा है, किडनी लिखा है, तो किडनी तो मेनली आंसर हो ही नहीं सकता है। लीवर, हार्ट, हार्ट भी नहीं हो सकता है। या तो पेनक्रियाज होगा या तो लीवर होगा, बट लीवर भी नहीं होगा, क्योंकि लीवर से तो कौन सा जूस निकलता है? तो लीवर से तो बाइल जूस निकलता है, पित्त रस निकलता है ना। और पेनक्रियाज इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कहां से निकलता है? पेनक्रियाज से निकलता है। 2 और एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। नेक्स्ट आते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, द एंजाइम दैट एड्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज। तो आंसर होगा, देखो इतने सारे एंजाइम्स और कुछ तो अजीब अजीब से नाम लिखे, यूरेज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन और प्रोटीएज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ये प्रोटीन के डाइजेशन में कैसे करता है? हेल्प करता है
है ना। तो ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाइजेशन, एसिमिलेशन, इंजेशन या फिर इजेशन, उत्सर्जन। तो ध्यान से सुनिए, जैसे ही हम भोजन को अपने माउथ में रखते हैं, इनटेक जो कि कहलाता है वो किसके द्वारा होता है? इंजेशन, अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है, जहां पर हम हमारे फूड को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, उसे हम अपने माउथ में रख रहे हैं, बस यही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन कहलाता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज है, लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड है या एड्रीनल ग्लैंड है? ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? लीवर। लीवर क्या है? सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। और पेनक्रियास क्या है? तो ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड। एक चीज और मेंशन करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट है उसके बाद लार ग्रंथि, है ना। लार ग्रंथि भी, हाँ, इससे क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि, इससे क्या निकलते हैं? हॉर्मोन्स निकलते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक लाइन और मेंशन कर लेना कि ये जो एंजाइम्स निकलते हैं वो डक्ट यानी नलिका में जाकर मिल जाते हैं, डक्ट यानी कि नलिका में जाकर मिल जाते हैं। और ये जो है वो डायरेक्टली किस में मिलते हैं? ब्लड में, डायरेक्टली इन ब्लड यानी कि सीधे रुधिर में जाकर मिलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज बाइल प्रोड्यूस्ड, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? लीवर में, स्प्लीन यानी पलीहा या तिल्ली में, पित्ताशय में, या पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में। ध्यान से देखिएगा कि किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, बाइल जो है वो प्रोड्यूस होता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था लीवर में। इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है या ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? तो आंसर क्या होगा? लीवर होगा। और अगर बोलेंगे कि ये स्टोर कहाँ होता है, फिर आंसर क्या होगा? गॉल ब्लैडर होगा। और अगर कोई हमसे कहेगा कि ये वर्क कहाँ पर करता है, इसका काम कहाँ पर होता है, फिर हम आंसर क्या देंगे कि ये वर्क कहाँ पर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करता है? वर्क करता है। छोटी आंत में ये क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट आते हैं द एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इज, यानी स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो कहता है एमाइलेज। ऐसा काम कौन करता है? तो आंसर क्या होगा? सीधे बता देती हूँ मैं, एमाइलेज। तो यहाँ पर होते हैं आपके क्वेश्चंस ओवर। कुछ क्वेश्चंस आपको अब इजी लग रहे होंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि आपने वाकई सारी क्लास अटेंड करी होगी और हर एक चीज को दिमाग में बैठाने की कोशिश की होगी, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी होंगे। ऑप्शंस को देखकर आंसर्स निकालना भी इजी होंगे। अब आपके पेपर में केवल इन्हीं 10 क्वेश्चन से मतलब पेपर आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो मैंने आपको बताया है, और टॉपिक में कहां कहां से पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। सो आज की क्लास में जो भी रिमेनिंग सेक्शन था वो मैं ओवर करा चुकी हूँ। आई होप आपको लीवर भी समझ में आ गया हो, लीवर के वर्क भी समझ में आ गए हो, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिका भी समझ में आ गई हो, जो कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देती है। ये हमारी लीवर, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये हमारा पैनक्रियास है, ये हमारी बड़ी आंत का भाग है और अंदर वाला सेक्शन छोटी आंत है, ये हमारा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है। मतलब कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि बेसिकली किसका पार्ट होता है? पैनक्रियास का ही एक भाग होता है, इसी का पार्ट होता है, जिसमें 3 तरीके की क्या पाई जाती हैं? तो 3 तरीके के इसके हिस्से होते हैं या कोशिका पाई जाती हैं। बीटा, बीटा से काफी क्वेश्चन बनते हैं, बस ये ध्यान रखना। वैसे तो तीनों ही होती है, पर बीटा से क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है। मैंने इंसुलिन तक के बारे में आपको बता दिया है, क्योंकि आपको इंसुलिन से भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो ध्यान रखना कि इंसुलिन की भी कहानी क्या है।
देन हमने क्वेश्चंस करे हैं। ओके, तो चलिए क्लास को करते हैं ओवर, है ना। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे, यदि आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करना चाहते हैं, तो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टेट जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप हमारे विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नॉन टेक्निकल सिंगल सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपको केवल मैथ्स ही पढ़नी है, रीजनिंग ही पढ़नी है, या फिर आपको साइंस सिंगल पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, ओवरऑल पूरा नहीं, अगर सिंगल सिंगल कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन से बैचेस या कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे तो वो सारे आपके सामने हैं। ओके, जैसे साइंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तो अभी बायो चल रहा है, तो वो आपको सबसे पहले मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एसएससी जेईई 2023 टारगेट कर रहे हैं, सो टेस्ट सीरीज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कई तरीके की टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सेशन करते हैं आज का यहीं पर ओवर। और अगर आप क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जो कि इस नाम से है, आप इसे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये वाली क्लास की पीडीएफ हो या इसके पहले जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं उनकी पीडीएफ हो, सबका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, या सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। सो आज की क्लास ओवर करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, हमारे बॉडी में जो रक्त है उसका परिसंचरण कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ चीजें 2-3 मिनट और मेरी सुन लीजिए, फिर क्लास को ओवर करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने सेल पढ़ाया था, है ना। कोशिश करना कि उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लगा सको। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन ही लेकर चल रही हूँ, ताकि आपका जो बेसिक है वो एटलीस्ट बन जाए। नेक्स्ट उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बड़े बड़े टॉपिक है सब, ये भी मैं आपको बता दूं, है ना, इसलिए इनमें थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र भी आपका ओवर हो चुका है। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे ना कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो वही सारे टॉपिक चल रहे हैं, चाहे आप एसएससी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, अगर उसमें नॉन टेक्निकल सेक्शन आ रहा है, या व्यापम की या अदर स्टेट में भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस आता है, सबको ध्यान में रख के ही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है ना कि अगर एसएससी में साइंस आ रहा है तो फिर एसएससी के साइंस में, और अगर व्यापम के साइंस बोलूं या अदर स्टेट के साइंस, भाई हार्ट कैसे पंप करता है, वो जैसे करता है सबके यहाँ वैसे ही करेगा ना हर स्टेट में। आपके बॉडी में सेल्स कैसे वर्क करती हैं, जैसे आपका पूरा बॉडी सेल से मिलकर बना है तो वैसे ही सबका बना होगा, तो वो चेंज नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है। बस हाँ, लेवल का डिफरेंस हो सकता है, तो लेवल तो हमारा ऑलरेडी कैसा है, हाई। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ही मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, इसी में मैं आपको ब्लड भी पढ़ाऊंगी, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, रक्त। अलग से इसे हमें नहीं पढ़ना है, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसी में मैं आपको ब्लड ग्रुप भी पढ़ाने वाली हूँ। इसी में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। इसी में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। दैट्स इट, करते हैं क्लास की आज की क्लास ओवर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।